Good morning, students. This is class 8, English Literature, chapter number 8. The name of the chapter is Education of Nature. Nature, that means प्रकृति, education शिक्षा, प्रकृति के द्वारा दी गई शिक्षा। प्रकृति हमें क्या शिक्षा देती है, हम लोग इस पोएम में यही पढ़ेंगे। The poet of the poem is William Wordsworth. William Wordsworth tells us how the nature educates us. Get set go. The poet is a nature lover. Poet William Wordsworth एक प्रकृति से प्रेम करने वाले कवि हैं। One day when he was wandering in a lonely place, एक दिन जब वह अकेले किसी एकांत जगह पे टहल रहे थे, घूम रहे थे, he saw a very beautiful flower there. वहाँ पे उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा फूल देखा। He was surprised to see it. वे देखकर इसे बहुत ही ज़्यादा अचंभित हुए। He thought that it is the most beautiful flower in the world. उन्होंने ये सोचा कि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल है। Nature brought her up in her conservation. Conservation means बचाव, संरक्षण। उनको ऐसा लगा कि नेचर ने यानी प्रकृति ने उसको अपने संरक्षण में रखा हुआ है और उसको पाल पोस रही है। Brought her up मतलब पालना पोसना। He gave her an imaginary name Lucy. कवि ने उसका एक काल्पनिक नाम रख दिया Lucy. In this poem, the poet tells his readers that Lucy is the lovely creation of God. इस पोयम में, इस कविता में विलियम वर्ड्सवर्थ जी ये कहना चाहते हैं कि लूसी जो खूबसूरत सा फूल है वो भगवान का बनाया हुआ एक खूबसूरत सा क्रिएशन या रचना है। भगवान का बनाया हुआ एक खूबसूरत सी रचना है। She grew up in the nature. फूल वो बढ़ती है, पलती है इस नेचर की गोद में, इस प्रकृति की गोद में। नेचर was her mother and teacher. नेचर ये प्रकृति ही उसकी माँ है जो उसको पाल पोस के बड़ा करती है और उसकी शिक्षिका भी है। Now the poem starts. 3 years she grew in sun and shower. Then nature said, a lovelier flower on earth was never sown. This child I to myself will take. We shall be mine, and I will make a lady of my own. Shower means बारिश होती है, उसे शावर कहते हैं। नेचर प्रकृति, लवलियर खूबसूरत, बहुत अच्छा। सोन मने बोना, जैसे कोई चीज़ बोते हैं जमीन पे उसे सोन कहते हैं। माइन मीन्स मेरा। लेडी ऑफ माई ओन, लेडी ऑफ माई ओन मने प्रकृति के अनुसार, तो ये वो उसकी प्रकृति के अनुसार ये जो लूसी है वो उसी की है। 3 years she grew in sun and shower. अपने बचपन के 3 साल आरंभिक दिनों में, यानी कि बचपन जब वो पैदा होती है उसके बाद के 3 साल जो है वो लूसी धूप और बौछार में रहती है और धूप और बौछार में पलती है। मतलब इसका कहने का ये है कि उसका प्रकृति के खुले वातावरण में विकास हुआ है। Then nature said, तब नेचर ये प्रकृति कहती है, a lovelier flower, बहुत खूबसूरत सा फूल। On earth was never sown, कभी भी इस धरती पर इतना सुंदर फूल हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। This child I to myself will take. This child I to myself will take. प्रकृति कहती कि इससे सुंदर तो लड़की कभी हुई ही नहीं, और इस चाइल्ड को मैं अपना बनाकर पालूंगी, अपनी बेटी बनाकर उसको पालूंगी। She shall be mine, वह मेरी होगी। Mine means मेरा। प्रकृति कहती है कि she shall be mine, वह मेरी होगी। And will make a lady of my own, और प्रकृति के अनुसार कह रही है मैं उसे एक आदर्श स्त्री बनाऊंगी। लेडी स्त्री, एक स्त्री मैं अपने अनुसार बनाऊंगी। प्रकृति उसे अपने अनुसार शिक्षा देना चाहती है।
कह रही है प्रकृति, ऑन द ए लवलियर फ्लावर ऑन द अर्थ हैज नेवर शोन, अर्थात सुंदर पुष्प पृथ्वी पर कभी नहीं खिला। ये प्रकृति कहती है कि इससे ज़्यादा सुंदर कोई दूसरी बालिका पैदा ही नहीं हुई, और इसलिए प्रकृति से अपना मानती है, अपनी बेटी की तरह उसे पालना चाहती है, और उसे आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन मीन्स प्रकृति के अनुसार वो अपने एक आदर्श स्त्री उस बालिका को बनाना चाहती है, जो एक काल्पनिक नाम है लूसी। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी both law and impulse, and with me the girl in the rock and plain, in earth and heaven, in glade and bower, shall feel an overseeing power to kindle or restrain. Again the word darling, प्यार से कहते हैं डार्लिंग। देखिए यहाँ पे है लॉ एंड इम्पल्स, सब लोग जानते हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं, नियम कानून, और इम्पल्स यहाँ पे लॉ और इम्पल्स का मतलब है प्रकृति की नियम और भावनाएं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, रॉक एंड प्लेन सब लोग जानते हैं, रॉक माने चट्टान, प्लेन मतलब खुला मैदान, हेवन ऊपर आकाश, ग्लेड एंड बार, ग्लेड एंड बावर मीन्स ग्लेड का मतलब होता है खुला स्थान, और बावर मतलब होता है कुंज, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, इसे कुंज कहते हैं। एंड ओवरसीइंग पावर, यहाँ पर ओवरसीइंग पावर का मतलब है शक्ति, प्रकृति की शक्ति को यहाँ पर ओवरसीइंग पावर कहा गया है, जो प्रत्येक वस्तु को देखती है और उसे नियंत्रित करती है। किंडल, यहाँ पे किंडल का मतलब होता है प्रेरित करना, एंड रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन का मतलब नियंत्रण, अपने कंट्रोल में रखने को नियंत्रण को कहते हैं रिस्ट्रेन। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी, माई सेल्फ मैं अपने उसे अपनी बेटी के रूप में प्यार करती हूँ, बेटी के रूप में मैं ये उसको रखूँगी। बोथ लॉ एंड इम्पल्स, और उसे क्या सिखाऊंगी? प्रकृति कहती है कि मैं अपनी पुत्री को नैतिक नियम और सारी अच्छी भावनाएं सिखाऊंगी। एंड विथ मी, और मेरे साथ। फिर लूसी क्या करेगी? फिर वो जो फूल है लूसी क्या करेगी? एंड विथ मी, और मेरे साथ लूसी द गर्ल, वो लड़की, इन रॉक एंड प्लेन, रॉक मतलब चट्टाने, अब प्रकृति है, पहाड़ है, जंगल है, चट्टाने हैं, वहाँ पे वो घूमेगी। इन रॉक एंड प्लेन, खुली मैदान में, ठीक है। इन अर्थ एंड हेवन, धरती पर और आसमान, तो हम लोग को आसमान दिखता है, वो तो उसी को हम लोग स्वर्ग मानते हैं, तो धरती पर, आसमान पर। इन ग्लेड एंड बार, खुले स्थानों में, कुंजों में, वह शैल फील एंड ओवरसीइंग पावर, वह प्राकृतिक की शक्ति का अनुभव करेगी। जो वो सब जगह, कवि के कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि नेचर, प्रकृति उसे अपने साथ पूरे प्राकृतिक दृश्यों का उसको वहाँ पे घुमाना चाहती है, वहाँ पे विचरण करती है, प्रकृति अपने साथ उसको हर जगह ले जाती है। तो वो बता रहे हैं, प्रकृति कह रही कि पहले तो मैं उसे लॉ एंड रेगुलेशन, नियम और कानून बताऊंगी, उसको अच्छी भावनाएं सिखाऊंगी, फिर उसे अपने साथ घुमाऊंगी चट्टानों पर, प्लेन्स यानी मैदान में, धरती पर, आसमान में, खाली कुंजों पे, घाटियों में, सब जगह उसको घुमाऊंगी, जिससे कि वो बच्ची जो है वो फील कर सके, वो महसूस कर सके कि ओवरसीइंग पावर क्या है, शक्ति क्या होती है, प्राकृतिक की शक्ति क्या है, उससे वो बच्ची भी महसूस कर सके। टू किंडल और रेस्ट्रेंट, प्रकृति जो होती है प्रत्येक वस्तु पर अपना अधिकार रखती है और उसे नियंत्रित भी करती है, किंडल भी करती है, प्रकृति सबको प्रेरित भी करती है, साथ में सबको नियंत्रण में भी रखती है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को वो घूम घूम के जब वो देखेगी तो सारी चीज़ों को अपने आप से अनुभव करेगी, उसे कैसा फील होगा अनुभव करके, यही इस स्टैंजा में कवि कहना चाहते हैं। She shall be sportive as the fawn that wild with the glee across the lawn, or up the mountain springs, and hers shall be the breathing balm, and hers the silence and the calm of mute insensate
थिंग्स। द वर्ड here स्पोर्टिव। स्पोर्टिव का मतलब होता है चुस्त, फुर्तीला, खेल में मस्त। फॉन, FW इन फॉन। फॉन कहते हैं हिरन के बच्चे को। जैसे हिरन का बच्चा कैसे कुलाचे मारता है, खेलता है, फॉन मीन्स हिरन का बच्चा। ग्ली, GLEE, ग्ली। ग्ली मीन्स यहाँ पर है जॉय, खुशी। लॉन तो सभी जानते हैं, हरी घास का मैदान लॉन होता है। माउंटेन भी सबको पता है, माउंटेन मतलब पर्वत। स्प्रिंग्स मीन्स झरने। ब्रीदिंग बाम, ब्रीदिंग माने जो सांस लेना, और बाम मतलब मरहम, मरहम लगाते हैं उसको बाम कहते हैं। साइलेंस, साइलेंस मीन्स चुप्पी, शांत, स्तब्धता। काम, काम मीन्स होता है शांति। यहाँ पे म्यूट, म्यूट मतलब कि बिल्कुल साइलेंट हो जाना, बिल्कुल कुछ न बोलने को म्यूट कहते हैं। और इनसेंसेट, इनसेंसेट मतलब निर्जीव, इनसेंसेट थिंग्स, निर्जीव वस्तु। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन। अब वो स्पोर्टिव, खूब खेले कूदेगी प्रकृति की गोद में, जैसे कि हिरन का बच्चा कुलाचे मारता है, दौड़ता है। हिरन के बच्चे को देखा होगा आपने किस तरह से कुलाचे मारता हुआ दौड़ता है, उसी तरह से वो भी, इसी तरह से वो फुर्तीली रहेगी और फुर्ती खेल में वो मस्त रहेगी, हिरन के बच्चे की तरह चंचलता वो दिखाएगी। दैट वाइल्ड विद द ग्ली अक्रॉस द लॉन, और वह खुशी से मैदान में चारों तरफ वो दौड़ेगी कूदेगी। और अप द माउंटेन्स स्प्रिंग, और कभी वो माउंटेन पहाड़ों पर जाएगी, कभी स्प्रिंग्स, कभी झरने पर जाएगी, खुशी से मैदान में पर्वतीय झरने पर कूदेगी, खेलेगी। एंड हर्स शैल बी द ब्रीदिंग बाम, एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम। वायु तथा प्रकृति के शक्तिदायक मधुरता तथा जंगल की स्वरहीन व निर्जीव वस्तु को शांति से, जो उसकी शांति है वही सारी शांति लूसी को मिलेगी, या लूसी उन सारी शांतियों का मज़ा ले पाएगी, लुत्फ उठा पाएगी। ये कहते हैं ना, हर शैल बी ब्रीदिंग बाम, वहाँ पर वो जो एक वहाँ की जो शांति है, वहाँ की शुद्ध वायु है, वो ब्रीदिंग बाम की तरह काम करती है। एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम, उस जंगल में, उस प्रकृति में जो स्वरहीन यानी कि चुप्पी है, जो शांत है, उसका मज़ा अकेले कौन ले सकती है? वही लूसी ले सकती है, जो वो वहाँ पे घूमती है, खेलती है। ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग्स, अर्थात प्रकृति गोद में पूर्ण रूप से उसको शांति मिलेगी, स्वतंत्रता जो मिलेगी उसका वो आनंद ले पाएगी, उसकी वो खुशी प्राप्त हो पाएगी। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लेंड टू हर फॉर हर द विलो बेंड, नॉर शैल शी फेल्स टू सी। Even in the motions of the storm, grace that shall mold the maiden's form, be silent and sympathy, by silent sympathy। यहाँ वर्ड्स को देखिएगा, फ्लोटिंग क्लाउड्स। फ्लोटिंग क्लाउड माने क्लाउड मतलब बादल, बादल चलता है, उड़ता है, जैसे तैरता है ऊपर हम लोग देखते हैं बादलों को चलते हुए। देयर स्टेट शैल लैंड मतलब देना, ठीक है। और फॉर द विलो बेंड, विलो होता है एक पेड़ को विलो कहते हैं, आपने नाम सुना भी होगा। विलो पेड़ है जो बेंड में आने की झुक जाता है, झुकना। यहाँ देखिए मोशंस ऑफ द स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब है आंधी तूफान, तूफान के मोशंस गति, गति जो होती है, तूफान तो गति में ही चलता है, बहुत तेजी से चलता है, उसकी गति है। ग्रेस, ग्रेस मतलब सुंदरता। मोल्ड, मेडन, मेडन उस लड़की को कहा गया है मेडन। और साइलेंट, साइलेंट मतलब शांत, और सिंपैथी मीन्स सहानुभूति। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लेंड टू हर फॉर हर द बिलो बेंड। यहाँ पे कवि कहते हैं कि फ्लोटिंग क्लाउड, जो बादल है ऊपर आसमान में, जब हम लोग को बादलों को देखते हैं तो वो बहते हुए बादल हैं, वो उसे सिखाएंगे। चलते हुए जो बादल हैं वो लूसी को शानदार रूप से चलना सिखाएंगे। किस तरह चलते हैं, चलने का क्या तरीका है, वो बादल उसे, जब हम लोग देखते हैं, देखिए आसमान में जब बादल उड़ता है, जब बादल ऐसे बहता है तो कितना सुंदर लगता है, कितनी शानदार उसकी चाल लगती है। वो बादल लूसी को वही शानदार ढंग से चलना सिखाएंगे। टू हर
फॉर हर द विलो बेंट, और उसके लिए जो विलो पेड़ है, जो विलो का जो पेड़ है वो झुक जाएगा। बेंट मतलब झुक जाएगा। तो झुक के आदमी क्या सीखता है? झुक के इंसान विनम्रता सीखता है। तो लूसी को वो पेड़ झुककर विनम्रता सिखाएंगे, कैसे काइंड बना जा सकता है, कैसे विनम्र दूसरों के लिए बना जा सकता है। नॉट शैल सी फेल टू सी, वह देखने में चूकेगी नहीं, वह जरूर देखेगी। क्या देखेगी? इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म, वो क्या देखेगी? तूफान की गति में भी वो सुंदरता देखेगी। इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म, ग्रेस दैट शैल मोल्ड द मेडन्स फॉर्म बाई साइलेंट सिंपैथी। वो जैसे मैं क्या कहा कि चलते हुए बादल भी जो है वो लूसी को शानदार रूप से ढंग से चलना उसको सिखाएंगे। विलो के वृक्ष उसको झुक जाएंगे जो उसे विनम्रता सिखाएंगे, और तूफान की गति में भी वो सुंदरता को देखेगी। और ग्रेस शैल बी मोल्ड ऑफ दी मेडन्स फॉर्म, मेडन्स माने उस लड़की के रूप में जो उस कुमारी कन्या की आकृति को शांत, साइलेंट और सिंपैथी, शांत और सिंपैथी मतलब सहानुभूति के द्वारा उसके व्यक्तित्व को ढाल देगी। उसके मेडन्स फॉर्म मतलब उसके मोल्ड मतलब ढालना, उसके व्यक्तित्व को ढाल देगी। और इसका मतलब क्या होता है कि प्रकृति और लूसी दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे, और उनके बीच की समीपता आ जाएगी, उनके बीच की दूरी खत्म हो जाएगी, और वो प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें सीखने लगेगी, सीखती रहेगी। वो तूफान से सीखेगी, वो पेड़ों से सीखेगी, वो माउंटेन से सीखेगी, और वो बादलों को देखकर उनसे वो अच्छी गुण सीखेगी। The stars of midnight shall be dear to her, and she shall lean her ear in many a secret place, where rivulets dance their wayward round, and beauty born of murmuring sound shall pass into her face. Here are the words midnight. Midnight means मध्य रात्रि, अर्धरात्रि को मिडनाइट कहते हैं। लीन हर हेयर, ईयर को कहते हैं कि ध्यान से सुनना, कहते हैं ना लीन योर हेयर ईयर, तो लीन हर ईयर का मतलब होता है ध्यान से सुनना। सीक्रेट मीन्स गुप्त। यहाँ लिखा है रिवुलेट्स, रिवुलेट्स मीन्स होता है छोटी छोटी नदियाँ। वे वार्ड राउंड, जिस तरह से घुमावदार मार्ग से बहती रहती हैं उसको कहते हैं वे वार्ड राउंड। ब्यूटी खूबसूरती। मरमरिंग साउंड का यहाँ पर इस कविता के अनुसार मरमरिंग साउंड का मतलब है कलकल की ध्वनि, कलकल की आवाज़। जब नदी साफ पहाड़ों से बहती रहती है तो इससे एक कलकल की आवाज़ आती है, उसी को कवि ने मरमरिंग साउंड से बताया है। द स्टार्स ऑफ द मिडनाइट शैल बी डियर, अर्धरात्रि या मध्यरात्रि के जो तारे हैं वो लूसी को बड़े ही प्रिय होंगे। टू हर, उसको प्रिय होंगे। एंड शी शैल लीन हर ईयर, वो अपने कान को ध्यान से सुनने की कोशिश करेगी। कुछ आवाज़ें आती हैं, कुछ जो ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, प्रकृति की ध्वनियाँ जो हैं फॉरेस्ट में, पहाड़ों में, जंगलों में, वो उसको ध्यान से सुनना चाहेगी। इन मेनी अ सीक्रेट प्लेस, अनेक ही ऐसे स्थान हैं, एक सीक्रेट प्लेस है, अनेक एकांत स्थान में, वेयर रिवुलेट्स डांस देयर वेवर्ड साउंड, वो जहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ घुमावदार मार्ग से बहती हैं, चलती हैं। एंड ब्यूटी बोर्न ऑफ मरमरिंग साउंड, यहाँ पे कवि कहते हैं कि वो अपना कान लगा के ध्यान से सुनेगी, प्रकृति की आवाज़ों को पहचानने की कोशिश करेगी। इन मेनी सीक्रेट प्लेस, वह कई ऐसी जगहों पर जाएगी जो एकांत है, जहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ डांस कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, अपने घुमावदार मार्ग से जा रही हैं, और क्या है, अपनी खूबसूरती दिखा रही हैं। और कलकल की ध्वनि, कलकल की जो आवाज़ है, वो जो ध्वनि है, शैल पास इनटू हर फेस, उसकी सुंदरता उसके चेहरे को और सुंदर बनाएगी, उसके चेहरे पर वो सुंदरता दिखेगी। यानी कहने का मतलब ये, प्रकृति की जो सुंदरता है वो उसके चेहरे पर दिखने लगेगी।
and vital feelings of delight shall rear her from to stately height, her virgin bosom swell. Such thoughts to Lucy I will give, while she and I together live here in this happy dell. यहाँ पे वाइटल फीलिंग, वाइटल का मतलब होता है जीवन देने वाली भावनाएं, डिलाइट में सब लोग जानते हैं खुशी, प्रसन्नता, रियर, रियर में मतलब होता है पालन पोषण करना, रियरिंग आपने पढ़ा होगा पहले भी, रियर मतलब होता है पालन पोषण करना। स्टेटली हाइट, स्टेटली मतलब शानदार, और हाइट, हाइट मीन्स ऊंचाई, सभी जानते हैं। वर्जिन, वर्जिन मतलब होता है कुंवारी, कोई कुंवारी बच्ची होती है, लड़की होती है, उसे वर्जिन कहते हैं। बॉजम, बॉजम मतलब सीना, और स्वेल मीन्स बढ़ना। ओके, थॉट, थॉट मतलब यहाँ विचार है, टुगेदर मतलब साथ साथ। यहाँ पे DEL डेल, डेल लिखा है, डेल मीन्स यहाँ पे घाटी, यहाँ पे डेल का अर्थ घाटी से है। एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट शैल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, शक्ति देने वाली, प्रसन्नता देने वाली और शक्ति देने वाली प्रसन्नतापूर्ण भावनाएं लूसी के शरीर को और भी प्रभावशाली ऊंचाई देंगी। क्योंकि अब लूसी तो अभी उस समय बहुत छोटी सी है, धीरे धीरे वो बड़ी होगी, बड़े होने पर जैसे एक अपने शरीर में एक विकास होता है, शरीर का बनावट बदलती है, शरीर विकसित होता है, उसी प्रकार कवि ने उसको वर्णन किया है कि जैसे जैसे उसको शक्ति देने वाली प्रसन्नतापूर्ण डिलाइट होने खुशी से शरीर को प्रभावशाली ऊंचाई देंगे। हर वर्जिन बॉजम स्वेल, उसके जो पवित्र वक्षस्थल हैं वो भी बड़े हो जाएंगे, यानी उसका शारीरिक विकास होगा। थॉट, सच थॉट टू लूसी आई विल गिव, इस प्रकार का विचार मैं लूसी को दूंगी। ये प्रकृति कहती है, ऐसे ही विचार मैं लूसी को दूंगी। वाइल शी एंड आई टुगेदर लिव, जब मैं और लूसी साथ साथ रहेंगे। प्रकृति, शी यानी कि लूसी, एंड आई, यहाँ पे आई का मतलब प्रकृति से है, कह रहे हैं वाइल जब लूसी और मैं साथ साथ रहेंगे, हेयर इन दिस हैप्पी डेल, कहाँ रहेंगे, वो इस घाटी में रहेंगे। जब दोनों लोग इस घाटी में साथ साथ रहेंगे और धीरे धीरे लूसी बड़ी होगी, उसके शरीर का भी विकास होगा, उसकी वर्जिनिटी की विकास होगा जैसे जैसे, तो वो थॉट, ये विचार प्रकृति उसको, उस बच्ची को देगी जब वो लोग साथ साथ रहेंगे इस घाटी में, और ये खुशी खुशी उन लोगों का दिन बीतेगा, प्रसन्नता पूर्वक दोनों साथ साथ रहेंगे। Thus nature spake, the work was done. Now how soon my Lucy's race was run. She died and left to me this heat, this calm and quiet scene, the memory of what has been and never more will be. William Wordsworth। नेचर स्पेक, यहाँ पे नेचर का मतलब है प्रकृति, और स्पेक मतलब कहा, जो हम लोग कहते हैं स्पोक को, स्पोक को यहाँ पे स्पैक कहा है। वर्क वाज डन, तो सही है, काम हो गया। रेस, रेस मतलब जाति, ठीक है। काम, काम मतलब शांत, क्वाइट मतलब भी शांत, सीन वो दृश्य, मेमोरी, मेमोरी का मतलब होता है यादें, ओके। और यहाँ हीथ लिखा है, HEATH, हीथ, हीथ का मतलब यहाँ से बंजर भूमि से है। दस नेचर स्पेक, द वर्क वाज डन, इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि इस प्रकार प्रकृति ने कहा कि लूसी को काम हो गया। तो किस चीज़ का काम हो गया? इतनी देर से प्रकृति क्या कर रही थी? लूसी को सिखा रही थी, शिक्षा दे रही थी, उसको अच्छी बातें शिक्षित करने का कार्य पूरा हो गया। वर्क वाज डन, प्रकृति ने कहा कि काम पूरा हो गया, वर्क वाज डन, शिक्षित करने का काम पूरा हो गया। हाउ सून माई लूसीज रेस वाज रन, लेकिन कितनी जल्दी मेरी ये लूसी है रेस वाज डन का मतलब है कि उसका जो उसकी जाति है वो खत्म हो गई, वाज रन वो खत्म हो गई, लूसी का जीवन खत्म हो गया। शी डाइड, वह मर गई, एंड लेफ्ट टू मी, और मेरे लिए छोड़ गई। कवि ने कहा और मेरे लिए उसने क्या छोड़ा? दिस हीट, ये बंजर भूमि छोड़ गई। दिस काम एंड क्वाइट सीन, ये शांत
ये प्रकृति जो है, ये जो दृश्य दिख रहा है, ये शांत सा ये दृश्य मेरे लिए छोड़ गई, ये बंजर भूमि छोड़ गई, झाड़ियों से भरी हुई ये बंजर भूमि वो छोड़ गई मेरे लिए। एक शांत वातावरण है, ठीक है। द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज बीन विल नेवर मोर विल बी। मेमोरी यादें, उस वस्तु की स्मृति वह छोड़ गई जो कभी थी, व्हाट हैज बीन कभी वो थी, एंड नेवर मोर विल बी और अब वो कभी नहीं होगी। जो यादें हैं जो कभी यहाँ पर थी वो मर गई, अब वो यादें नहीं होंगी। यहाँ पर कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, और वो क्यों इसलिए दुखी हो जाते हैं, कह रहे हैं कि प्रकृति को छोड़कर जो फूल जो है वो लूसी जो चली जाती है, तो इससे कभी प्रकृति बहुत दुखी हो जाती है, कवि बहुत दुखी हो जाते हैं। यहाँ पे इस स्टेंजा में हम लोगों को कवि के दुख का वर्णन मिलता है। विलियम वर्ड्सवर्थ इज द पोएट ऑफ द पोएम। MCQs. Lucy is a lovely creation of the poet's imagination. Next, nature made a plan to educate her own way. Lucy will enjoy freedom and peace. Bending of the willow will teach her modesty. Nature too special interest in her upbringing. Her death made the poor sad, made the poet sad. उसकी मृत्यु ने पोएट को दुखी कर दिया है। Now there is a fill in the blanks with the help box. There is a help box for you. Lucy was a beautiful girl. There is beautiful girl. She grew up in merry surroundings of nature. Number 3, she grew up in the lap of the nature for 3 years. Next, she learnt everything from nature. She derived pleasure from all phenomena of nature. Next, her death made the poet lament, या दुखी कर दिया। Take the true or false. Lucy is an imaginary name. True. Lucy will be sportive as the fawn. True. Floating cloud will teach her way of walking. True. Storm will learn motion from Lucy. False. Lucy will learn motion from the storms. Lucy is the best teacher for the nature. False. Nature is the best teacher for Lucy. Nature made an elaborate plan to nurse and guide Lucy. This is true statement. Write the synonym: error, mistake, belief, fate, fatal, deadly, charm, attractiveness, pardon, forgive, esteem, think highly, remedy, cure, fortunate, lucky. Now there is a match the following words with their antonyms. Antonyms means opposite, ulta. Bless, curse, earn, spend, grand, ordinary, heaven, hell, noise, silence, lenient, strict, rough, smooth, uniform, inconsistent. Complete each pair of the sentences with the right words. Confused or confusing? Confusing कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे? My friend thought that the new science fiction film was extremely confusing. बहुत ही confusing वाली पिक्चर ये थी। और शीला was more confused after her sister's explanation that she was before. वो और confused हो गई। Annoyed, annoying. Annoyed मतलब ये वर्ब है और ये annoying जो है ये नाउन है। चिढ़ जाना या किसी को चिढ़ाना या इरिटेट करना। It is really annoying when a bus is late where there is no explanation. जब बस लेट होती है तो बड़ा annoying लगता है, गुस्सा आती, इरिटेटिंग लगता है।
शी वॉज annoyed to discover that she had left her packed lunch at home. उसको annoyed हो गई, वो चिढ़ गई, गुस्सा हो गई. satisfied, satisfying, satisfied, संतुष्ट हुआ. was she satisfied with the new arrangement? न्यू अरेंजमेंट से क्या वो सेटिस्फाई है? या it is very satisfying to know that the consult was a success. बहुत सेटिस्फाइंग में मैटर रहा. यहाँ पे सेटिस्फाई वर्ब, सेटिस्फाइंग हुआ नाउन. कन्विंस और कन्विंसिंग. द अदर टीम प्लेड बेटर एंड ऑन ए कन्विंसिंग विक्ट्री. विक्ट्री जो थी वो कन्विंसिंग विक्ट्री थी. एडजेक्टिव की तरह ये यूज हो रहा है. एंड ओमकार वाज कन्विंस्ड, ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है. ओमकार वाज कन्विंस्ड दैट ही हैड टोल्ड द अदर अबाउट द न्यू प्लान. नेक्स्ट वन, डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्टिंग, ध्यान भंग करना. प्लीज टर्न द म्यूजिक डाउन, इट इज़ वेरी डिस्ट्रैक्टिंग. मतलब माइंड को पजल कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ध्यान भंग कर रहा है, तो डिस्ट्रैक्टिंग हो गया. और गीता seemed rather distracted at the moment. She thinks she is worried about her project. Change the following sentence into indirect. There is direct sentence, so you have to change it in indirect. I am hungry, Pran said. Pran said that he was hungry. Boy said we played hockey in the ground. The boy said that they had played hockey in the ground. Please lend me your watch for some time, said Jay to his father. Jay to his father मतलब प्लीज बोला है तो ये रिक्वेस्ट किया है, तो Jay requested his father to lend him his watch. Sam said to Tarun. Sam said to Tarun, you can take my book. Sam told Tarun that he could take his books. Teacher said to the students, you must apologize to them right now. ऑर्डर किया, टीचर ने ऑर्डर किया बच्चों को, तो टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स टू अपोलोजाइज टू देम राइट नाउ. मदर सेड टू मी वर्क हार्ड, एग्जामिनेशंस आर नियर. माँ ने कहा, तो उन्होंने, माँ ने क्या किया? माँ ने एडवाइज किया. तो मदर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड एज द एग्जामिनेशन आर नियर. तो जो हम लोग सेंटेंस को पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ के उसकी फीलिंग समझनी है, तब उस पर कोई वर्ड यूज़ करना है. प्लीज़ गिव मी 5 रुपीज़ शेड सी. उसने कहा कि प्लीज़, प्लीज़ मतलब उसे रिक्वेस्ट कर रही है, तो शी रिक्वेस्टेड टू गिव हर 5 रुपीज़. उसने रिक्वेस्ट किया 5 रुपये देने के लिए. वी सेड वी आर हैप्पी, तो वी सेड दैट वी वर हैप्पी. यहाँ पे प्रेजेंट टेंस होता है, तो जब प्रेजेंट टेंस को हम लोग पास्ट टेंस में चेंज करते हैं, जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं. आई एम सॉरी फॉर ब्रेकिंग द विंडो, सेड द बॉय. तो वो बच्चा क्या कर रहा है? माफ़ी मांग रहा है, सॉरी बोल रहा है. इसलिए द बॉय अपोलोजाइज्ड, माफ़ी मांगा, फॉर ब्रेकिंग द विंडो, विंडो को तोड़ने के लिए उसने माफ़ी मांग ली. गेट आउट फ्रॉम हेयर एंड डू नॉट रिटर्न अगेन, सेड फादर. फादर ने गुस्सा होकर कहा कि बाहर जाओ और फिर कभी मत आना. तो फादर स्कॉल्डेड हिम, पिताजी ने उसको डांटा, नॉट टू रिटर्न अगेन एंड गेट आउट, बाहर जाओ और अभी वापस मत आना. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन डायरेक्ट. जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच में कहते हैं, किसी की कही हुई बात को एज इट इज़ लिख देने को हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. और जब किसी की कही हुई बात हम लोग एज इट इज़ लिखते हैं, तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, राइट. और यहाँ पे लिखा गया है कि इसको हमें डायरेक्ट स्पीच में लिखना है. शी सेड दैट शी इज़ ग्लैड टू बी हेयर. तो शी सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, उसने कहा ना, आई एम ग्लैड टू बी हेयर, क्योंकि उसने कहा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आई एम लिखा है. द मदर सेड दैट अर्थ मूव्स अराउंड द सन. माँ ने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको एडिसिस लिखते हैं. द मदर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. डॉक्टर एडवाइज प्रफुल्ल नॉट टू ईट टू मच. तो प्रफुल्ल को एडवाइस कर रहे हैं, तो डॉक्टर सेड टू प्रफुल्ल डोंट ईट टू मच. इसको डोंट ईट, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इसको हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया है, क्योंकि डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा में स्पीकर की कही हुई बात को एज इट इज़ लिखते हैं.
पेशेंट रिक्वेस्टेड द डॉक्टर टू एंड हिज पेन। रिक्वेस्ट कर रहा है पेशेंट, तो पेशेंट सेड टू द डॉक्टर प्लीज एंड माई पेन। पेशेंट कह रहा है डॉक्टर को, हिज की जगह यहाँ पर माई होगा, और प्लीज उसने रिक्वेस्टेड किया है इसलिए यहाँ पर प्लीज से शुरू होगा। दिस इज इन्वर्टेड कॉमा में ये बंद होगा। नमन सेड दैट ही प्रेफर्ड जूस टू कॉफी। तो नमन सेड, इसके बाद ये आई प्रेफर जूस टू कॉफी, ये नमन ने कहा है इसलिए आई लगेगा। रोहित ऑर्डर्ड मी टू गेट आउट फ्रॉम द रूम एंड नॉट टू कम अगेन बैक। तो रोनित सेड टू मी, रोनित ने कहा गेट आउट फ्रॉम द रूम एंड डोंट कम बैक, ये इन्वर्टेड कॉमा में। दिविक टोल्ड ज्योति दैट ही वाज देयर द प्ले डे बिफोर। दिविक सेड टू ज्योति इन्वर्टेड कॉमा में आई एम हियर yesterday. Rimpi says that she is happy to be here this evening. Rimpi said, Rimpi ने कहा इन्वर्टेड कॉमा में I am happy to be here this evening. Parva advised his friend not to make a noise. Parva said to his friend, don't make a noise. Next, I requested my mother to make me a cup of hot coffee. I said to my mother, requested किया है इसलिए लगाया please make me a cup of hot coffee. Okay, now choose the appropriate verbs from the ones given in the bracket to fill the blanks. There are 3 words in the bracket. You have to choose the suitable word. Varun, यहाँ पे वंडर्ड डेनाइड एंटीमांडेड। वरुण डेनाइड मैंने मना किया, दैट ही हैड सीन द थीफ स्टेलिंग मनी। उसने मना करे, इनकार कर दिया कि उसने कुछ देखा है चोर को सामान चुराते हुए। रोनित सजेस्टेड टू सर्च द थीफ, सजेस्ट किया, उसने सजेस्ट किया कि चोर को ढूंढो। द पुलिस एश्योर्ड अस दैट दे विल कैच द थिफ। तो पुलिस ने एश्योर किया, मतलब उन्होंने एक ढांढस बंधाया, एश्योर क्या, सांत्वना दी कि वो चोर जल्दी ही पकड़ा जाएगा। मोहित कंप्लेंट ही वाज फेड अप विद द पुलिस। मोहित ने कंप्लेंट की, यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं किया, आर्ग्यूड नहीं किया। कोई आर्ग्यू मने प्रोटेस्ट मतलब कि विरोध करना, आर्ग्यूड का मतलब होता है बहस करना। यहाँ पे उसने कंप्लेंट किया, शिकायत की कि वो पुलिस से फेड अप हो गया है, वो भी चुका है। ग्रैंडफादर विश्ड दैट हिज ग्रैंडसन माइट बी लिव अ हैप्पी लाइफ। जो ग्रैंडफादर है उन्होंने विश किया, उन्होंने प्रार्थना की, भगवान से इच्छा मांगी कि उनका ग्रैंडसन जो है वो अच्छी लाइफ व्यतीत करे। राम ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे। राम ने अर्जुन को ऑर्डर किया, रिक्वेस्ट नहीं किया, एडवाइस नहीं किया, ऑर्डर किया जाने का। द जज आस्क्ड देम टू कॉल द विटनेस। जज ने कहा, उन लोगों से कहा कि विटनेस को बुलाओ। अखिल सजेस्टेड दैट हिज फ्रेंड्स शुड गो फॉर ए पिकनिक। अखिल ने सजेस्ट किया, यानी कि उनको एक प्लानिंग बताया, विचार दिया कि फ्रेंड्स को पिकनिक पे जाना चाहिए। द कमांडर कमांडेड टू गो फॉरवर्ड। कमांडर होता है वो कमांड करता है आगे जाने के लिए, कमांडेड होगा इससे यहाँ पर। रोहित एडवाइज टू वर्क हार्ड फॉर एनुअल एग्जामिनेशन। रोहित ने एडवाइस किया कि एनुअल एग्जामिनेशन के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए, उसने अपना राय दिया, एडवाइस किया यानी सलाह दिया। नाउ देयर इज द हार्ड वर्ड ऑफ द चैप्टर एजुकेशन ऑफ द नेचर। हार्ड वर्ड्स कंजर्वेशन संरक्षण या बचाओ, शावर बारिश, इम्पल्स यहाँ पर कविता के अनुसार इम्पल्स भावनाएं हैं। रेस्ट्रेंट मीन्स नियंत्रित करना, कंट्रोल में करना। ग्लेड खुला स्थान, ग्लेड मीन्स खुला स्थान। स्पोर्टिव फुर्तीला। इनसेंसेट निर्जीव वस्तु। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मीन्स तैरना। सिंपैथी दया, सहानुभूति। रिविलेट्स छोटी नदियाँ। मरमरिंग कविता के अनुसार मरमरिंग मीन्स कलकल की आवाज़। स्टेटली शानदार, स्टेटली मीन्स शानदार। बॉजम, बॉजम मीन्स छाती या सीना। हीट बंजर भूमि। मेमोरी याद। ग्ली खुशी। इमेजिनरी
यानी काल्पनिक, क्रिएशन संरचना, मोल्ड मनी ढालना, सिंपैथी मीन्स सहानुभूति या दया. नाउ देयर इज a word meaning. Shower means rain, law and impulse means rules and regulation, insensate means inanimate, निर्जीव. To stately height means to majestic stature. Now there is a question answer of this poem. What did nature declare? The nature declared that Lucy is an imaginary child. She belongs to her. She grows up for 3 years in the lap of the nature. She herself will educate her. How will nature keep Lucy out of the evil? Nature made up mind to adopt as her own her and teach her in own way. Nature educated her in many ways, thus she keep Lucy out of the evil. How will Lucy enjoy freedom? Nature encourage her to do the right things. Nature will take her to many places, to mountain, plains, earth, sky and shady places. In the lap of the nature she plays with the deer and enjoy the refreshing air. Thus Lucy enjoy the freedom. What will Lucy learn from moving cloud? Lucy will learn from the moving cloud to walk in a graceful manner. Here is the poet laments in the concluding lines that his darling Lucy died in the prime of her youth. Why did he say so? Poet is dejected because his darling Lucy died. Her death gave a deep shock to the poet. He finds himself alone and lost in her sweet memory, lost in her sweet memory. So the poet says so. These are the question answers which will be sent you by the PDF, and you fill the blanks in the book. Do the exercise and complete your book. Thank you, students.